हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए राहुल ने खेला हिंदुत्व कार्ड। प्रदेश कांग्रेस नेताओं से राहुल ने बनाई दूरी। केदारनाथ धाम पर लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी का चुनावी प्लान का बजा बैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कुछ ऐसे ही हालत इस वक्त राहुल गांधी को लेकर भी सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी चौपट राजा की तरह हो गए और चुनावी मुद्दों को लेकर उनके पास वो बातें नहीं रही जिनके लिए वो नेता कहे जाएं और लगातार वो फालतू के मुद्दे उठाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं और इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ ऋतिक जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे क्या सचमुच राहुल गांधी का भविष्य अब खतरे में है, क्या सचमुच अब वो नेता के तौर पर उभरने से पहले ही एक आम आदमी की तरह गिने जाने लगेंगे। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकाश। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीतिक छवि बीच में उठी और फिर से अब गिरने लगी, तो क्या इसके पीछे उनके राजनीतिक कारण है या फिर उनकी जो बयानबाजी है उसको चलते उनके ऊपर ये ग्रहण लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी पर लगातार चर्चा होती रही। कभी राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया गया, तो कभी ये बोल दिया गया कि राहुल गांधी युवा है, उनको राजनीति करना ही नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, हिंदुत्व कार्ड खेलती है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व कार्ड खेलती हुई नजर आएगी। तो अब खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व के बलबूते पर हिंदू समाज का वोट बैंक जो है यहाँ पर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये आरोप जो है हिंदुत्व वाला कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विशुद्ध राजनीति की दास्तान में खुद राहुल गांधी फंस चुके हैं। खुद ही उन्होंने जो है अपनी पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर दिया। जैसे कि आपने जिक्र किया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आपने जो अभी इस बात का जिक्र किया, इस कहावत का जिक्र किया, आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी में राजा कहे जाने वाले अभी राहुल गांधी जो है उनका भविष्य डूबता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए, तेलंगाना पहुंचते हैं, यहाँ पर केसीआर पर सवाल खड़े कर देते, भूल जाते हैं कि गठबंधन में शामिल कर लेते। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े करने लगते हैं संदीप दीक्षित, उनके पार्टी के नेता, और कहते हैं कि भाई आपने भ्रष्टाचार किया, आपने जो है आप डर गए ईडी की कार्रवाई से। अब यहाँ पर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की बात चल रही थी, आप शुरू नहीं करते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की बात यहाँ पर की गई आकाश, मैं कुछ सबूत आपको बताऊंगा और उस पर चर्चा करूंगा कि हुआ क्या था। आपको बता दें कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, जो कि इनकी पूर्वज है, पुरखा है, ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं से घृणा करते थे। लेकिन आज राहुल गांधी हिंदुओं से प्यार कर रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर बुलडोजर चलाने की जो है रणनीति पर भाजपा पार्टी आगे बढ़ रही थी। ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर वामपंथी सोच वाली कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का भला नहीं कर सकती है, तभी राम मंदिर का विवाद इतने दिनों तक चलता रहा, इतने महीनों, इतनी सालों तक चलता रहा। उसके बाद ये कहा गया कि जो जवाहरलाल नेहरू रहे या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता रहे, उन्होंने भड़काने की कोशिश की, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश की। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे। तो जब राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे मौजूदा समय में, तो जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राष्ट्रपति को आपत्ति जताई। और जब वह चले गए, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो गया, तो आप ये समझिए कि उनके साथ क्या हुआ। जब उनकी मृत्यु हो गई, तमाम नेताओं को जाने से रोका गया, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, उन पर बहुत सारी बयानबाजी की गई। तो आप ये समझिए कि एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर हमला करती थी। लेकिन आज भाजपा पार्टी ने इतना बुरा हाल कर दिया राहुल गांधी का कि आज सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जी, वाकई में देखिए, ऋतिक जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लेकर बात कह दी और ये कह दिया कि अब बीजेपी के पद चिन्हों पर राहुल गांधी चलने लगे हैं। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या राहुल गांधी सचमुच के पद चिन्हों पर खड़े होकर चलने लगे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान भी आया था और अपने बयान पर राहुल गांधी पूरी तरह से जाति जनगणना को लेकर काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक थी। वो ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जाति जनगणना नहीं कराती क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा समुदाय ओबीसी और पिछड़ी वर्ग का है और ओबीसी पिछड़ी वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी पार्टी वोट नहीं ले सकती और कांग्रेस के पास वो वोट आ सकते हैं, जो तमाम बातें कही गई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पार्टी सिर्फ ओबीसी और हिंदू वोटों के चलते ही जो चुनाव में जीत दर्ज करती है? देखिए आकाश, सबसे बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। उस सवाल का जवाब यही है कि राहुल गांधी को राजनीति करना नहीं आता है। राहुल गांधी क्यों आखिर जातियों पर पहुंच जाते हैं, आखिर ओबीसी की, एससी की, एसटी की बात क्यों करते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी
तौर पर कहते हैं कि हमारे नज़रों में सिर्फ एक ही जाति, वह गरीब। हमें गरीबी दूर करनी है, भारत देश को ऊंचाई पर पहुंचाना है, भारत देश को जो है उसका वर्चस्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम करना है। तो राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जब ऐसा कर देते हैं, जातियों पर बोल देते हैं, तब मानहानि का केस लग जाता है, फिर सदस्यता रद्द कर दी जाती है, फिर डूबते हुए नजर आते हैं। आप आउट ऑफ कंट्रीज पहुंचते हैं, विदेशों में पहुंचते हैं, आप बाहरी देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर देते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कर देते हैं। तो ये जो बयानबाजी आप करते हैं ये गलत है, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। और आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी आजकल घोटालों को लेकर बड़ी जो है चर्चाओं में है। भूपेश बघेल की बात कर लो या फिर तमाम नेताओं की और भी बात कर लो, लेकिन आपको बता दें कि 1987 में कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने, वो फोर्स का घोटाला कर दिया। 1992 में इन्होंने शेयर घोटाला कर दिया था, जो कि 5000 का घोटाला था। इन्होंने 1994 में घोटाला किया, चीनी घोटाला किया। 1995 में इन्होंने प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला किया। 1995 में उन्होंने कस्टम टैक्स घोटाला किया। 1995 में ही इन्होंने हवाला घोटाला किया, जो कि दीनार के नाम से जाना जाता है। 1995 में उन्होंने जो है मेघालय वन घोटाला किया। और इसका अगर टोटल कर दें तो यहाँ पर अरबों खरबों का घोटाला किया। और आपका नेता 508 करोड़ के घोटाला फंसा है, तो आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पहले अपने नेताओं को उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, उनको रोकने की जरूरत है कि आप ये घोटाले बंद कीजिए। और राहुल गांधी को अगर राजनीति में मजबूत होना है तो सबसे पहले उनको एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, नहीं तो चौपट राजा जो आपने कहा है वो कहावत जो है फिर से सही होती हुई नजर आएगी। जी वाकई में देखिए, ऋतिक जी ने तमाम घोटालों का जिक्र किया और बता दिया कि अब तक कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं ने कितने लाख करोड़ के घोटाले कर डाले। और ऐसे में दर्शकों एक चीज आपको और बता दें कि लगातार राहुल गांधी पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एएमआईएम के जो मुखिया हैं ओवैसी भी बड़ा हमला बोलते हैं। उनका कहना था, अभी हाल ही में उनका एक ट्वीट भी आया था, अपने ट्वीट पर वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है और वो मैं ऋतिक जी से ही जानना चाहूंगा, क्या उनके हिसाब से आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को अपनी नॉलेज सच में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर आप कभी गए हैं आकाश? नहीं मैंने पशुपतिनाथ मंदिर कभी जाना, आपको समय मिले, पैसा वैसा कमा लो, पहला थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर जाना। जब वहाँ जाओगे तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, पोस्टर लगा हुआ है बाहर। तो मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहूंगा कि जो आप हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, जो जग जाहिर हो चुका है सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड आपका, जो खोखलापन आप कर रहे हैं जी, वो पोस्टर उनके लिए लगा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, राहुल गांधी के लिए लगा है कि आप पशुपतिनाथ मंदिर में मत आइए, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति में बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी आपने सवाल किया उसका जवाब ही यही है कि आप किसी के पद चिन्ह पर क्यों चल रहे हैं? आप खुद के पद चिन्ह बनाइए। आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आप कहते रहे कि भैया ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीति की यात्रा नहीं है, आप कहते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, तो आपने कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल ली? अभी आ रहा था कि 5 में से 4 राज्य आप जीतने वाले हैं, जो 5 विधानसभा के चुनाव कल होने वाले हैं, जो डेट अभी आ चुकी है, उसमें से अब सर्वे ये आ रहा है कि अब जो है भाजपा पार्टी आगे निकलती नजर आ रही है, यानी कि अब 5 में से 2 राज्य आप जीतने वाले हैं। 3 कहाँ चले गए? आपको 10 साल हो गया, 10 साल से आप जो है यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, आपको सत्ता की लालच आ गई, तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने लगे। आपको ये कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपको ये कहना चाहिए कि हमें हिंदुत्व में नहीं खेलना है, सॉफ्ट हिंदुत्व में नहीं खेलना है, हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलना है, आप ये कहिए। लेकिन आप अपनी जो है यहाँ पर राजनीति करने के लिए अपनी ही छवि को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ऋतिक जी, मैं आपके तमाम सवालों के साथ साथ एक सवाल अपना और जरूर लेना चाहूंगा जो इस वक्त लगातार उठ रहे हैं, और वो सवाल उठ रहा है 15 लाख रुपए का। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि सबके खाते में, सभी गरीबों के खाते में 40 लाख खाता धारकों के 15-15 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अब तक उनके खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए। आपको 15 लाख रुपए चाहिए? आपसे नहीं, कहा यह गया ना कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, अभी उनको लेकर 15-15 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी उनके पर डालेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी उस बात का हवाला भी दे रहे हैं कि आखिर वो 15 लाख कहाँ है। न सिर्फ राहुल गांधी, रुक जाइए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आम आदमी की पार्टी के नेता अभी पंजाब में भगवंत मान पहुंचे, उन्होंने इस बात का जिक्र कर लिया कि भाई मुझे तो 15 लाख नहीं मिले, आप में से किसी को 15 लाख मिले। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 15 लाख का एक चूरन दे रही थी जनता को? चूरन वाली बात आपने कर ली। क्या भाजपा सरकार चली गई अभी? सत्ता में है ना? सत्ता में है। हाँ, तो 15 लाख रुपए तक बजट हो जाए, सरकार पार्टी का बजट भी तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा भूपेश बघेल बन जाएगी, 508 करोड़ का घोटाला करें, फ्री की रेवड़ी बांटे। देश के प्रधानमंत्री अभी 9 साल से राजनीति कर रहे हैं, आगे फिर करेंगे, वक्त आएगा पैसा हो जाएगा, आपके खाते में डलवा देंगे। आपको मिर्ची लग रही है यहाँ पे, मुझे गरीब ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए। भगवंत मान को 15 लाख चाहिए, यहाँ पर जयराम रमेश को 15 लाख चाहिए, यहाँ पर राहुल गांधी को 15 लाख चाहिए, किसको 15 लाख चाहिए बताइए? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 लाख की जगह इतनी सुविधाएं तो दी जा रही है। रही 15 लाख की बात, तो कभी अगर अमित शाह हमारे साथ बैठेंगे, मुलाकात होती है उनसे, तो हम कह देंगे भैया कि पत्रकारों को 15 लाख रुपए चाहिए। अब तो 15 लाख रुपए ये जनता का सवाल है, जनता लगातार जनता सवाल उठा रही है, और नेता भी सवाल को उठा रहे हैं
कि आखिरकार मोदी जी जब ऐसी बातों का ऐलान करते हैं तो अब राशन में आ जाते हैं, आप 5 साल तक राशन फ्री करते हैं केवल गरीबों को खाने के लिए। 2 टर्म यहाँ पर हो गए प्रधानमंत्री को। जनता का सवाल अगर ये 15 लाख रुपए ही होता ना तो तीसरे टर्म में यहाँ पर गिर जाते। अभी भी आंकड़े ये आ रहे हैं, सी वोटर्स के आंकड़े देख लो, आप इंडिया टुडे के जो है आंकड़े देख लो, आप इंडिया टीवी के आंकड़े देख लो, जी न्यूज के आप आंकड़े देख लो, तमाम आंकड़े आप देखेंगे। और आज भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार फिर से जो है 2024 में सत्ता में बैठने वाली है। अगर यही सबसे बड़ा कारण होता 15 लाख रुपए जनता चुनती नहीं। और आपने कहा 15 लाख वाली बात, ये 15 लाख का सवाल सबके पास है, लेकिन कभी आपने देखा 70 साल में क्या हुआ था? आज आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, आज आप डिजिटल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, आज वैश्वीकरण में आप आगे बढ़ रहे हैं, तमाम जो है सुविधाएं आपके लिए की जा रही हैं। आपको वह नहीं दिखता, आपको 15 लाख दिखता है। आपको लगता नहीं कि 15 लाख रुपए अगर किसी गरीब के खाते में डाल दिया जाएगा तो काम करना ही लोग बंद कर देंगे, क्योंकि किसी गरीब के लिए 15 लाख रुपए बहुत है। वो चाहेगा कि 15 लाख में हमारी 2 पीढ़ी खा लेंगे, क्योंकि गरीब के लिए 15 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर की कमाई से देश की जनता 15 लाख क्या 15 करोड़ रुपए कमा लेगी। आप इस विचारधारा पर चलेंगे, अगर इस विचारधारा पर कांग्रेस चलती है तो ये देश जीवित रहेगा। अगर फ्री का पैसा आपको चाहिए 15 लाख रुपए, आप एक डालिए प्रधानमंत्री नाम मोदी के नाम पर एक मेल कीजिए, उस पर डालिए प्रधानमंत्री जो कोष होता है उसका आपको पैसा मिल जाएगा। अब बताइए कारण कि आपको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो परे परे खाना, लेट लेट खटिया पे खाना है, तो आप भूपेश बघेल से मुलाकात कीजिए, 508 करोड़ का घोटाला कर दिया। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करिए, 338 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो मुझे लगता है कि विचारधारा चेंज करने का वक्त आ गया है कांग्रेस वासियों को, भगवंत मान को, केजरीवाल को। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने हमारे उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो कुछ जनता की तरफ से उठ रहे थे, कुछ विपक्षी नेता उठा रहे थे। उन्होंने तमाम सवालों के साफ तौर पर जवाब दिए। रही बात 15 लाख की, तो उन पर उन्होंने जवाब दे दिया कि जिसको चाहिए वो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ईमेल करे, एक लेटर लिखे, एक पत्र लिखे और उनसे पैसा मांग ले। उसमें वो कारण है, कारण क्या है? ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा कि आपने 15 लाख लिख दिया आपको 15 लाख मिल जाएंगे, एक कारण होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये जैसा कि बता रहे हैं कि आप कारण लिखिए और 15 लाख लीजिए। तो दर्शकों आप एक बार जरा ट्राई करिएगा और लिखिएगा जरा पत्र के, अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको 15 लाख रुपए मिल जाए तो है। आपको बता दें कि यहाँ पर दृष्टिकोण ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने बयान में ये कहा कि अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है आप मजबूर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर आप सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी मदद करेंगे, तो आप प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा ले सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मेरे कहने से आप मेल लिखिए, सारे गरीब मेल लिख रहे हैं, सारे गरीब मेल कहां से लिखेंगे? मैंने आपसे यही बात कही है। भी तो नहीं मेल लिखने के लिए स्मार्टफोन, वो मेल लिखेंगे कैसे बेचारे? मोदी जी बांटे, आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, आप डिजिटल की बात कर रहे हैं। आपको नहीं मिला फोन? मुझे तो भाई नहीं मिला, मुझे नहीं मिला मोबाइल फोन बांटे गए, फोन नहीं मिला, शौचालय बना दिया गया, सब कुछ बना दिया गया है। आप इतनी बातें कर रहे हैं तो चलिए एक मुद्दा उठा लेते हैं। मैं बता देता हूं ना, मैं पहले मेरी बात सुनिए। मैं बता देता हूं यहाँ पर कि जो पत्रकार अंदर ही अंदर काम करना चाहते हैं, यानी कि न्यूज रूम के अंदर काम करना चाहते हैं, वो बाहरी दुनिया को नहीं देखते हैं। हम भी पत्रकार हैं, हम भी जानते हैं, हम भी आपके साथ रूबरू होते हैं, हम आपको बताते हैं कि देखिए ये क्या चल रहा है। उठा रहे हैं, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ना मैं बुराई कर रहा हूँ, ना विपक्षी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं जरूरी सवाल पूछ रहा हूँ जिसमें उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल चाहिए, एक सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए कि आयुष्मान कार्ड बनवाया गया था, आयुष्मान कार्ड से कितने गरीबों का भला हुआ, आप मुझे बता दीजिए। कितने गरीबों का नहीं हुआ आप मुझे बता दीजिए। ऐसे बहुत से गरीब हैं जो आए दिन इस बात का जिक्र करते हैं और मैं आपको कुछ सबूत दिखा दूंगा। कुछ सबूत है आपके पास? अरे भाजपा सरकार तो आज भी ये सबूत दिखाती है, भाजपा सरकार तो आज भी आंकड़े जो है जारी करती है और बताती है कि इतने हमने मकान दे दिए, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इतने लोगों का इलाज हुआ है। आज भी आपको आयुष्मान कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं पत्रकार होने के नाते, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कस्बे में जाते हैं जो मेडिकल बने होते हैं, जो अस्पताल बने होते हैं, जो अस्पताल बने होते हैं, अगर आप वहां जाते हैं आयुष्मान कार्ड दिखाते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी जांच फ्री में हो जाती है, ये तय बात है। अब कितने का इलाज हुआ, कितने का नहीं हुआ, इस पर मैं नहीं आना चाहूँगा, लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास है, अगर आप किसी हॉस्पिटल पहुँचते हैं उसको दिखाते हैं तो आपका इलाज होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी नज़रों में है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये गलती सरकार की नहीं है, ये गलती जनता की है और जो नीचे बैठे उनकी है। जनता को शिकायत करना चाहिए, इस तरीके के खबरों को देना चाहिए, पहुंचाना चाहिए कि देखिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है और ये काम हम और आपका है कि ऐसा जो नहीं हो रहा वहां हम पहुंचे। ये काम ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई काम किया है, सरकार ने अगर कोई काम किया है, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं तो उसने काम किया है, तभी आयुष्मान कार्ड आपके हाथ में है। अगर काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है तो ये पत्रकारों का काम है, ये जनता का काम है कि आप उस बात को सरकार तक पहुंचाएं। जी वाकई में देखिए ऋतिक जी ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दे दिए और वो सवाल भी जो लगातार कहीं ना कहीं अटकलों का सामना करते थे। आयुष्मान कार्ड की बात ले लीजिए, 15 लाख रुपए की बात कर लीजिए। फिलहाल दर्शकों आपसे भी एक सवाल रहेगा इस पूरे मुद्दे पर, जो बातचीत हमारे बीच हुई उस पर आपका क्या मानना है? भाजपा सरकार की कहां आपको खामियां लगती हैं? ये विपक्षी नेता कहां पर सही है? आप अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।